वो खुशबू और वो अनजान के मधुरिम स्पर्श के बीच डूबते उतरते शेखर को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर शेखर को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया ये सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ शेखर उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती केवल उसी की तो नहीं थी, वह भी तो पूरी तरह शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और रमा के बीच हुई थी। रमा ने जैसे सोच ही लिया था माँ न बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था। शायद उस रात शेखर काफ़ी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक रमा कंसीव नहीं कर सकी। वह न चाहते हुए भी रमा की दिनचर्या पर नज़र रखने लगा था। देखा रमा नियमित रूप से कोई टैबलेट ले रही है, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे रमा के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने यह नहीं कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहती। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि रमा ऐसा क्यों कर रही है। वह बच्चा चाहता था। जब से उसे पता चला रमा बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान एक ओर पटकता और वॉलीबॉल खेलने चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। रमा की पहल पर भी शेखर का मन निजी पलों में नहीं रमता, और उस दिन रमा का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। रमा माँ नहीं बनना चाहती थी। वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। शेखर ने रमा की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी की फिगर और कैरियर की ज़्यादा चिंता थी। शेखर देखता था कि अधिकतर रमा वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करती थी। वह खुद अच्छा कमा लेता है। रमा की माँ को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता के छोड़े अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक भी है। फिर भी उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए। क्यों? ऑफिस के काम से शेखर अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह पुणे जा रहा था। अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई। उसे आधे रास्ते में ही उतरना पड़ा। उसने क्लॉक रूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमा गहमी से निजात पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बेतरतीब सी बैठी युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने हुए वह युवती भी शेखर की तरह मुसाफिर ही लग रही थी। शेखर उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम कहाँ मिलेगा? उसके इस प्रश्न से शेखर को यह तो समझ आ गया कि वो दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुपचाप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा। तभी शेखर ने कहा, मैं भी रूम की खोज कर रहा हूँ। इतना सुनते ही वह उछल खड़ी हो गई जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल शेखर को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबेलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने हौले से शेखर का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वह तो एक छोटा सा होटल है जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ा दूरी पर एक होटल बताया जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का ग्लास लेकर चाय पीने लगी थी। होटल क्या था, घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी
में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। शेखर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलास पानी ले आई। का खाई हो बेटा? रोटी सब्जी के दाल चावल? आंटी, कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा, पहले खाना लगा दो। 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से शेखर ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। खूब अंधेरे में उसका पीला दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। शेखर ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहनकर पलंग पर लेटी थी। जैस्मीन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। शेखर सोचने लगा, कौन है ये? क्या ये मुझे जानती है? मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला। फिर इतनी बेतकल्लुफ़ी से कैसे मेरे साथ सो सकती है? मैं खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफ़ी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जैस्मीन की महक से उसने अपने आप को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि आखिर शेखर खुद पर काबू न रख सका। फिर जो हुआ वह शेखर के जीवन की अमूल्य निधि बन गया। फ़ोन की घंटी से शेखर की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फ़ोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से था। दूसरी ओर से स्वर उभरा, मिस्टर मेहरोत्रा, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर शेखर ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर, मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए शेखर ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। शायद वो जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को किससे शेयर करे? शेखर के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी न करता, और रमा को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था उन हसीन पलों की यादों में। लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग, वही सब कुछ टाइप सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। न तो शेखर के पास उसका नंबर था और न कोई जानकारी। 2-1 बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ न लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जैस्मीन की जानी पहचानी खुशबू ने शेखर का स्वागत किया। शेखर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। शेखर ने घर जाने के बहाने हाफ डे ले लिया और उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्तरां में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहाँ काम करती है वहाँ इस बात का खुलासा किया जा सकता है, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार शेखर को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। शेखर ने सोचा, पर कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसों की मांग करती। वह तो शेखर को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को ज़रूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसीलिए कि उसके
अधिकतर का मम तत्व जाग गया था। आज शेखर को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकांत विश्वास सा हो गया। यह संयोग नहीं तो और क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने शेखर की आंखों में न जाने वह सब कैसे पढ़ लिया जो शायद आज तक रमा नहीं पढ़ सकी थी। शेखर को बच्चे की बेइंतहा चाह थी। शायद यह सब इसलिए हुआ। वह इस तरह सामने आए अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने शेखर की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था। इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद शेखर ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने शेखर से संबंध बनाए, पर उसने शेखर को न तो कभी असमय फ़ोन किया और न अन्य किसी भी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद शेखर फिर दोबारा जा भी ना पाया उसके पास। कई बार मन बनाया, लेकिन रमा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा ना पाया। पर फ़ोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। एक सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर शेखर निकल लिया। रमा इन सब बातों से अनजान अपने जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी बच्ची को पाकर। शेखर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते बार उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उसकी बच्ची की परवरिश यदि वह और रमा करेंगे तो न सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि वह इस शर्त पर कि शेखर उसे कभी कभी उससे ज़रूर मिलाएगा, इसके लिए मान भी गई। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। शेखर कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने रमा से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब शेखर ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राज़ी हो गई। पर रमा ने शर्त रखी थी कि वह बेटी गोद लेगी और उसकी देखभाल शेखर खुद करेगा। इससे शेखर की मुश्किल आसान हो गई। शेखर ने अनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्द ही अनु घर आ गई। रमा कुछ दिनों तक अनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप शेखर का साथ देने लगी। धीरे धीरे रमा अनु का बहुत ध्यान रखने लगी। शेखर कभी कभी आशंकित हो जाता, कहीं वे घर आकर रमा को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब भी वह अनु को उससे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना सा डर शेखर के मन में बना रहता। अब अनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह अनु को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब अनु बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती वह हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिगड़े। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे अनु के हर जन्मदिन पर एक तस्वीर मेरे मेल पर ज़रूर भेज दिया करना। शेखर के जवाब का इंतज़ार किए बिना अनु के माथे पर एक चुम्बन अंकित कर वह शेखर के जीवन से बहुत दूर चली गई। शेखर इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा। आज भी अनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता है और उसके जवाब में हमेशा उसे वापस मिलती है एक स्माइल।